निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही एक्सयू को लगा जैसे बर्फीली सुइयां उसकी हड्डियों में घुस रही हों। ये ठंडक सामान्य नहीं थी, ये कुछ और ही थी, कुछ अशुभ और डरावनी। उसकी सांस धुंध बनकर हवा में घुल रही थी, लेकिन ये नेचुरल कोल्ड नहीं था। ये ऐसी ठंडक थी जो अंदर से आती है, जो आत्मा को जमा देती है। स्क्वाड थंडरबोल्ट के बाकी सदस्य भी इस अजीब माहौल को महसूस कर रहे थे। हर कोई अपने कंधों को कसकर पकड़े हुए था, जैसे कोई इनविजिबल वेट उन पर पड़ रहा हो। सार्जेंट थंडर ने अपने दस्ताने कसे और आगे बढ़ने का इशारा किया। उनकी मूवमेंट्स में वो प्रैक्टिस्ड ग्रेस थी जो सिर्फ काउंटलेस मिशंस के बाद आती है। उनके बूट्स जमीन पर बिल्कुल साउंड नहीं कर रहे थे, जैसे वे हवा में चल रहे हों। लेट्स गो, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उनकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस थी जो सिर्फ अनुभवी योद्धाओं में होती है। लेकिन एक्सयू देख सकता था कि उनकी आंखों में भी सतर्कता थी। वे कंटिन्यूअसली अपने सराउंडिंग्स को स्कैन कर रहे थे, हर शैडो को, हर मूवमेंट को परख रहे थे। ये अलर्टनेस एक्सयू को समझा रही थी कि यहाँ कितना खतरा है। जंगल में घुसते ही माहौल और भी भयावह हो गया। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। जो थोड़ी सी लाइट आ रही थी वो भी अजीब ग्रीनिश टिंट लिए हुए थी, जैसे कोई फिल्टर लगा हो। हर कदम पर सूखे पत्तों की आवाज गूंजती थी और एक्सयू को लगता था जैसे कोई अदृश्य आंखें उन्हें देख रही हों। हवा में एक मेटालिक स्मेल थी जो नोज में चुभती थी। पेड़ों की बार्क भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। कहीं कहीं पर स्ट्रेंज मार्किंग्स थे, जैसे कोई जायंट क्लॉज ने स्क्रैचेस बनाए हों। कुछ पेड़ों की ट्रंक में होल्स थे जो बहुत डीप लग रहे थे और उनमें से अजीब सी साउंड्स आ रही थी। एक्सयू ने नोटिस किया कि यहाँ कोई बर्ड्स नहीं है, कोई इंसेक्ट्स की बजिंग नहीं है। यह साइलेंस बहुत अननेचुरल था। क्रूसिफिक्स ने अचानक रुकने का इशारा किया। उसकी बॉडी लैंग्वेज में सडन टेंशन था, जो जू क्विंग को इमीडिएटली अलर्ट कर गई। उसने जमीन पर पड़े पत्तों की ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन पत्तों के ढेरों से बचकर चलना, यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है। उसकी आवाज में गंभीरता थी जो जू क्विंग को समझ आ गई कि ये लीफ पाइल्स देखने में नॉर्मल लगते हैं, लेकिन इनके नीचे प्रेशर ट्रैप्स हो सकते हैं, या फिर कोई क्रीचर हाइड करके बैठा हो सकता है। मैंने एक बार देखा था, एक एक्सपीरियंस स्कैवेंजर इसी तरह के पाइल पर स्टेप किया था। अचानक नीचे से टेंटिकल्स निकले और उसे अंडरग्राउंड खींच लिया। उसकी आवाज में वो हॉरर था जो रियल एक्सपीरियंस से आता है। जू क्विंग ने केयरफुली उन लीफ पाइल्स को देखा। अब जब क्रूसिफिक्स ने बताया था तो वो सच में सस्पिशियस लग रहे थे। कुछ पाइल्स बहुत परफेक्टली अरेंज थे, जैसे कोई डेलिब्रेटली उन्हें सेट किया हो। वे सभी सावधानी से आगे बढ़े। बिग फैटी ने जमीन पर कुछ जानवरों की बीट देखकर कहा, यहां से चलते हैं। जानवरों के निशान हमेशा सुरक्षित रास्ता दिखाते हैं। यह प्रैक्टिकल नॉलेज थी जो सिर्फ अनुभव से आती है। एनिमल्स का इंस्टिंक्ट हमसे कहीं बेटर होता है। वो डेंजरस एरियाज को नेचुरली अवॉइड करते हैं। अगर यहाँ एनिमल ड्रॉपिंग्स हैं, मतलब ये पैथ रिलेटिवली सेफ है। बिग फैटी ने ग्राउंड को केयरफुली एग्जामिन किया। देखो, यहाँ रैबिट के ड्रॉपिंग्स हैं और वहाँ कुछ स्मॉल डियर के मार्क्स भी हैं। ये गुड साइन है। प्रेडिटर्स के एरियाज में प्रे एनिमल्स नहीं आते। उसकी एक्सपर्टीज इंप्रेसिव थी। जू क्विंग को रियलाइज हुआ कि सर्वाइवल में ये छोटी छोटी डिटेल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। लगभग 1 घंटे की कड़ी चढ़ाई के बाद वे निषिद्ध क्षेत्र की सीमा पर पहुंचे। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे बर्न्ट मेटल और रॉटिंग वेजिटेशन का मिक्सचर हो। जू क्विंग को लगा जैसे उसकी स्किन पर कुछ क्रॉल कर रहा हो। उसके आर्म्स पर गूजबम्स आ गए थे, जो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ की वेजिटेशन भी म्यूटेटेड लग रही थी। कुछ प्लांट्स के लीव्स अनयूजुअल कलर्स में थे, पर्पल, मेटालिक ब्लू और कहीं कहीं तो ग्लोइंग ग्रीन। कुछ फ्लावर्स से स्ट्रेंज पोलन निकल रहा था जो एयर में फ्लोट कर रहा था। जू क्विंग ने इंस्टिंक्टिवली अपनी सांस रोकी। सार्जेंट थंडर ने सभी को रुकने का इशारा दिया। उनकी आईज में वो सीरियसनेस थी जो बैटल हार्डन्ड वेटरन्स में होती है। अब से असली खेल शुरू होता है, उन्होंने कहा। जू क्विंग, अब तक जो कुछ भी सिखाया है, क्या सब याद है, हर डिटेल? जू क्विंग ने सिर हिलाया। उसे पता था कि यहां से हर गलती जानलेवा हो सकती है। उसने मेंटली अपनी ट्रेनिंग को रिव्यू किया, मूवमेंट टेक्निक्स, वेपन हैंडलिंग, इमरजेंसी प्रोटोकॉल, सब कुछ। अपने म्यूटेशन ब्लॉचेस पर ध्यान रखना, सार्जेंट थंडर ने चेतावनी दी। उनकी वॉइस में अर्जेंसी थी। निषिद्ध क्षेत्रों में बहुत म्यूटेशन होता है। अगर तुम अपनी म्यूटेशन लिमिट क्रॉस कर गए तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हारा बॉडी स्लोली करप्ट होता जाएगा और अंत में तुम एक माइंडलेस म्यूटेंट बन जाओगे। ये सुनकर जू क्विंग के रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने अपने हाथों पर के निशानों को देखा और मन में प्रार्थना की। वे मार्क्स अभी भी फेंट थे, लेकिन यहाँ के एनवायरनमेंट में वो क्विकली बढ़ सकते हैं। म्यूटेशन का प्रोसेस पेनफुल होता है, बिग फैटी ने आगे बताया। पहले तुम्हारी स्किन में बर्निंग सेंसेशन होती है, फिर स्ट्रेंज मार्क्स अपीयर होने लगते हैं। अगर ये 70% तक पहुंच जाए तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस स्लोली फेड होने लगती है। 80% पर तुम अपना कंट्रोल खो देते हो। वे सभी ने अपने चेहरों पर कीचड़ लगाना शुरू किया। बिग फैटी ने समझाया, ये सिर्फ कैमोफ्लाज के लिए नहीं है, ये हमारी ऑरा को भी छुपाता है।
यहाँ के जानवर स्मेल और एनर्जी दोनों से हंट करते हैं। उसने केयरफुली मड को मिक्स किया था कुछ क्रश्ड लीव्स के साथ। ये स्पेशल मिक्सचर है, उसने बताया। इसमें कुछ हर्ब्स हैं जो म्यूटेंट बीस्ट को कंफ्यूज करती हैं। मड का टेक्सचर स्ट्रेंज था, ये नॉर्मल सॉइल नहीं था। इसमें कुछ मिनरल्स थे जो स्किन पर टिंगलिंग सेंसेशन क्रिएट कर रहे थे। सूक्विंग ने केयरफुली अपने फेस और एक्सपोज स्किन पर अप्लाई किया। निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही जू किंग को एहसास हुआ कि यह जगह कितनी खतरनाक है। हर पेड़, हर झाड़ी, हर शैडो में कुछ न कुछ छुपा हुआ लग रहा था। हवा में एक अजीब सी इलेक्ट्रिसिटी थी जो उसके बालों को खड़ा कर रही थी। उसकी स्किन पे कांस्टेंट प्रिकलिंग सेंसेशन थी। यहाँ की ग्रेविटी भी स्लाइटली डिफरेंट लग रही थी। हर स्टेप में एक्स्ट्रा एफर्ट लग रही थी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें स्लो कर रहा हो। कलर्स भी स्ट्रेंज थे, सब कुछ स्लाइटली डिस्टॉर्टेड लग रहा था, जैसे कोई लेंस के थ्रू देख रहे हों। 2 घंटे तक लगातार चलने के बाद सार्जेंट थंडर ने आराम का इशारा किया। इन 2 घंटों में वे बेयरली कुछ किलोमीटर्स कवर कर पाए थे, क्योंकि हर स्टेप केयरफुली लेना पड़ रहा था। वे सभी एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए, लेकिन कोई भी पूरी तरह रिलैक्स नहीं था। हर कोई अपने वेपन्स को रेडी रखे हुए था। ये ट्री भी नॉर्मल नहीं था। इसकी बार्क में स्ट्रेंज पैटर्न्स थे और ट्रंक से कभी कभार वियर्ड साउंड्स आ रही थीं, लेकिन ये अभी तक का सबसे सेफ स्पॉट लग रहा था। किड, क्रूसिफिक्स ने जू किंग की तरफ देखते हुए कहा, निषिद्ध क्षेत्र डेंजरस लगता है, लेकिन हम जैसे एक्सपीरियंस लोगों के लिए बेसिकली 3 चीजों से डरना होता है। इन सब को अच्छे से याद रख। उसकी वॉइस में वो अथॉरिटी थी जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से आती है। जू किंग ने पूरा ध्यान लगाया। ये नॉलेज उसकी जान बचा सकती थी। उसने मेंटली नोट्स बनाने शुरू किए। पहला खतरा है अननोन म्यूटेंट बीस्ट, क्रूसिफिक्स ने शुरू किया। उसकी आइज में वो डिस्टेंट लुक आई जो पेनफुल मेमोरीज से आती हैं। ये जानवर नॉर्मल नहीं है। म्यूटेशन की वजह से इनमें अजीब पावर्स होती हैं। कुछ इनविजिबल हो जाते हैं, कुछ की स्पीड लाइटनिंग जैसी होती है और कुछ तो एसिड थूकते हैं। मैंने एक बार एक म्यूटेंट बेयर देखा था। वो नॉर्मल बेयर से 3 गुना बड़ा था और उसकी फर मेटालिक स्पाइक्स में कन्वर्ट हो गई थी। जब वो एंग्री होता था तो वो स्पाइक्स प्रोजेक्टाइल्स की तरह फायर करता था। हमारे स्क्वाड के 2 मेंबर्स उसी अटैक में मारे गए थे। बिग फैटी ने आगे बताया, दूसरी चीज है सिंगिंग। उसके चेहरे पर अचानक डर का भाव आ गया, जैसे कोई टेरिबल मेमोरी ट्रिगर हो गई हो। ये कोई नॉर्मल गाना नहीं है, ये एक तरह की फ्रीक्वेंसी है जो दिमाग को कंफ्यूज कर देती है। जो भी इसे सुनता है वो अपना कंट्रोल खो देता है और उस आवाज की तरफ चलता जाता है। ये सिंगिंग कहां से आती है? सूचिंग ने पूछा। उसकी क्यूरियोसिटी डर के साथ मिक्स थी। कोई नहीं जानता, बिग फैटी ने जवाब दिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई एंशिएंट क्रीचर है जो डीप अंडरग्राउंड रहता है। कुछ का मानना है कि ये कोई म्यूटेटेड प्लांट है जो इस फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो भी हो, ये डेडली है। क्रूसिफिक्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने एक बार अपने क्लोज फ्रेंड को इस सिंगिंग में खोया था। हम साथ में मिशन पे गए थे। अचानक ये मेलोडियस साउंड आनी शुरू हुई। पहले तो ये ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि मेरा फ्रेंड स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। उसकी आईज में कोई रिकग्निशन नहीं थी। वो उस साउंड की डायरेक्शन में चलने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग हो गया था। उसने मुझे पुश किया और जंगल में गायब हो गया। हमने उसे 3 दिन तक ढूंढा, लेकिन कोई ट्रेस नहीं मिला। सूचिंग को लगा जैसे उसके पेट में बर्फ जम गई हो। क्या होता है उन लोगों का जो उस आवाज की तरफ चले जाते हैं? वो कभी वापस नहीं आते, क्रूसिफिक्स ने गंभीरता से कहा। हमने कई एक्सपीरियंस स्कैवेंजर्स को खोया है इस सिंगिंग में। कुछ लोगों के बॉडी पार्ट्स मिले हैं, लेकिन वे इतने म्यूटेटेड होते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। सार्जेंट थंडर ने तीसरे खतरे के बारे में बताया। उनकी वॉइस में वो प्रैक्टिकल टोन थी जो कमांडर्स में होती है। तीसरा डेंजर, जो सबसे कॉमन भी है, वो है फॉग ऑफ कंफ्यूजन। ये फॉग नॉर्मल नहीं है। इसमें फंसने पर तुम्हें डायरेक्शन का पता नहीं चलता। तुम सर्कल्स में घूमते रहते हो और समझ नहीं पाते कि कहाँ जा रहे हो। ये फॉग अचानक अपीयर होती है, सार्जेंट थंडर ने आगे समझाया। 1 मिनट सब क्लियर होता है, अगले मिनट तुम थिक फॉग में सराउंडेड हो जाते हो। इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। तुम्हारी सेंस ऑफ डायरेक्शन कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे डेंजरस बात यह है कि ये फॉग तुम्हें हेल्यूसिनेशंस भी देती है। तुम्हें लगेगा कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम डीप डेंजर में जा रहे होते हो। और चौथा डेंजर, बिग फैटी ने आवाज धीमे करते हुए कहा, वो है अदर स्कैवेंजर्स, स्पेशली अगर वे एम्बुश सेटअप करें। यहां ट्रस्ट कोई नहीं करता। रिसोर्सेज के लिए लोग अपने ही साथियों को मार देते हैं। यहां के रिसोर्सेज इतने वैल्यूएबल होते हैं कि लोग अपनी ह्यूमैनिटी खो देते हैं। एक रेयर मैजिकल ट्रेजर के लिए पूरे स्क्वाड्स एक दूसरे से लड़ते हैं। कभी कभी तो अलायंस बनाकर फिर बिट्रेयल करते हैं। इस बातचीत के दौरान यूशिंग ने वेपन्स के बारे में भी जाना। क्रूसिफिक्स ने बताया कि वेपन्स 3 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं।
मैजिकल ट्रेजर, टैलिस्मैन ट्रेजर और प्राइस ट्रेजर। मैजिकल ट्रेजर सबसे रेयर और पावरफुल होते हैं, उसने समझाया। उसकी आइज में वो ग्लीम थी जो ट्रेजर हंटर्स में होती है। लेकिन ये म्यूटेजन से पल्यूटेड होते हैं, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। एक बार खराब हो गए तो फिर रिपेयर नहीं हो सकते। इन मैजिकल ट्रेजर्स में इनक्रेडिबल पावर्स होती हैं। कुछ तो एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, फायर, आइस, लाइटनिंग। कुछ में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ तो टाइम को स्लो कर सकते हैं। बिग फैटी ने आगे बताया, साइकिक पावर यूजर्स हमारे बेस कैंप में हर कुछ डेकेड्स में आते हैं। वे इन मैजिकल ट्रेजर्स को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए ये बहुत डेंजरस हैं। अगर हम डायरेक्टली इन्हें यूज करें तो हमारा बॉडी म्यूटेजन से करप्ट हो सकता है। टैलिस्मैन ट्रेजर रिलेटिवली सेफर होते हैं, ये भी पावरफुल होते हैं, लेकिन इनमें म्यूटेजन का लेवल कम होता है। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड स्कैवेंजर्स इन्हीं को प्रेफर करते हैं। प्राइज ट्रेजर्स सबसे कॉमन होते हैं, साजन थंडर ने बताया। ये नॉर्मल वेपन्स होते हैं जो म्यूटेजन से एनहेंस हो गए होते हैं। नए स्कैवेंजर्स के लिए ये परफेक्ट होते हैं। अचानक साजन थंडर ने हाथ उठाकर सब कुछ चुप रहने का इशारा दिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज में इमीडिएट अलर्टनेस आ गई थी। क्वाइट, उनकी आवाज में अर्जेंसी थी जो सबको अलर्ट कर गई। उनकी हैंड ऑटोमेटिकली अपने वेपन पर चली गई। हवा में कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। पहले तो ये डिस्टेंट लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये पास आती जा रही थी। ये आवाज पत्तों के सरसराने जैसी थी, लेकिन कुछ अलग भी। इसमें एक रिदमिक पैटर्न था जो नेचुरल नहीं लग रहा था। युगजिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके पाम्स में स्वेट आ गई थी। उसने देखा कि बाकी सभी के चेहरे पर टेंशन के निशान हैं। क्रूसिफिक्स ने अपना वेपन निकाला और बिग फैटी ने अपनी पोजीशन डिफेंसिव बना ली। साउंड और क्लियर होती जा रही थी। अब ये मल्टीपल फुटस्टेप्स जैसी लग रही थी, लेकिन बहुत हैवी और कोऑर्डिनेटेड, जैसे कोई लार्ज ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मूव कर रहा हो। आवाज और पास आती जा रही थी। अब ये क्लियर हो रहा था कि ये कोई नेचुरल साउंड नहीं है। ये कुछ बड़े जानवरों के पैरों की आवाज थी और वे तेजी से इनकी तरफ आ रहे थे। ग्राउंड पर वाइब्रेशंस फील हो रही थी। इट्स अ पैक ऑफ ब्लैक स्केल्ड वुल्व्स, साजिन थंडर ने चिल्लाकर कहा। उनकी आवाज में जो पैनिक थी वो युगजिंग को समझ आ गई कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। उन्होंने इमीडिएटली अपना कॉम्बैट स्टांस ले लिया। अचानक झाड़ियों से दर्जनों ब्लैक स्केल्ड वुल्व्स निकले। ये साइट टेरिफाइंग थी। ये वुल्व्स नॉर्मल वुल्व्स से बिल्कुल अलग थे। हर एक का साइज एक बैल जितना था और उनकी स्केल्स मेटालिक ब्लैक कलर में चमक रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी रेड ग्लो थी जो देखने में टेरिफाइंग लग रही थी। उनकी स्केल्स आर्मर की तरह थिक थीं और सनलाइट में ऑमिनसली शाइन कर रही थीं। उनके क्लॉज रेजर शार्प थे और ग्राउंड में डीप मार्क्स बना रहे थे। उनके टीथ भी एबनॉर्मली लार्ज थे और सलाइवा ड्रिप हो रहा था जो ग्राउंड पर हिसिंग साउंड कर रहा था। ज़ू किंग को एहसास हुआ कि हर वुल्फ से सेकंड लेवल की स्पिरिट पावर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। ये उसके लिए बिल्कुल नई एक्सपीरियंस थी। उसने पहले कभी इतनी पावरफुल क्रीचर्स नहीं देखी थीं। उनकी ऑरा इतनी इंटेंस थी कि ब्रीदिंग भी डिफिकल्ट हो रही थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि सार्जेंट थंडर की स्पिरिट पावर फ्लक्चुएशंस क्रूसिफिक्स से डबल थीं। ये पावर लेवल ज़ू किंग की इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा था। उनके अराउंड एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड फॉर्म हो रहा था। वुल्फ्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। पहले दर्जन भर थे, फिर स्कोर्स और अब तो हंड्रेड्स लग रहे थे। वे सभी को घेरने की कोशिश कर रहे थे और उनकी ग्राउलिंग से पूरा जंगल गूंज रहा था। ये साउंड बहुत डीप और मेनेसिंग था। उनकी कोऑर्डिनेशन इंप्रेसिव थी। वे सिस्टमैटिकली एनसर्कलमेंट बना रहे थे, जैसे कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो। अल्फा वुल्फ के सिग्नल्स पर वे अपनी पोजीशंस एडजस्ट कर रहे थे। सार्जेंट थंडर ने तुरंत डिसीजन लिया। उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग किक इन हो गई थी। एवरीबॉडी विड्रॉ, आई विल होल्ड देम हियर, उन्होंने कमांडिंग वॉइस में कहा। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ डिटर्मिनेशन थी। ये एक लीडर का डिसीजन था। लेकिन सार्जेंट, क्रूसिफिक्स ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। उसकी वॉइस में डेस्परेशन थी। ये ऑर्डर है, सार्जेंट थंडर ने फर्मली कहा। उनकी अथॉरिटी अनक्वेश्चनेबल थी। ज़ू किंग को सेफली बाहर निकालना हमारी प्रायोरिटी है। वो अभी भी नया है और इस लेवल की फाइट हैंडल नहीं कर सकता। ज़ू किंग को लगा जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। वो समझ गया था कि सार्जेंट थंडर सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि बाकी सब बच सकें। ये सैक्रिफाइस का मोमेंट था जो हीरोज बनाता है। वुल्व्स अब और एग्रेसिव हो गए थे। उनकी आईज में हंगर और ब्लड लस्ट साफ दिख रहा था। कुछ वुल्व्स ने अपने क्लॉज निकाले थे जो रेजर शार्प लग रहे थे। उनकी मसल्स टेंस हो रही थीं, अटैक के लिए रेडी। जल्दी जाओ, सार्जेंट थंडर ने चिल्लाया। उन्होंने अपना वेपन निकाला जो ब्राइट लाइट में ग्लो करने लगा था। ये क्लियरली एक पावरफुल मैजिकल ट्रेजर था। उससे इनक्रेडिबल एनर्जी वेव्स निकल रही थीं। क्रूसिफिक्स ने ज़ू किंग का हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगा। चलो, हमें जाना होगा। उसकी ग्रिप टाइट, डेस्परेट थी। बिग फैटी भी उनके साथ रिट्रीट करने लगा, लेकिन उसकी आंखों में टीयर्स थे। ये डिसीजन कितना पेनफुल था ये सबको पता था। वे अपने लीडर को सर्टेन डेथ के लिए छोड़ रहे थे। जैसे ही वे भागने लगे, वुल्व्स का पैक और अग्रेसिव हो गया।
कुछ वुल्व्स ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन सार्जेंट थंडर ने अपनी फुल पावर रिलीज की। एक ब्राइट फ्लैश हुई जो पूरे एरिया को लाइट अप कर गई। ये लाइट इतनी इंटेंस थी कि शू क्विंग को अपनी आईज बंद करनी पड़ी। एनर्जी वेव्स ग्राउंड को शेक कर रही थी। शू क्विंग ने पीछे मुड़कर देखा तो सार्जेंट थंडर को वुल्व्स के बीच में अकेले लड़ते हुए देखा। उनकी पावर इनक्रेडिबल थी, लेकिन वुल्व्स की संख्या ओवरवेलमिंग थी। वे एक वॉरियर की तरह स्टैंड ले रहे थे, अपनी मैजिकल ट्रेजर से डेवेस्टेटिंग अटैक्स कर रहे थे। भागते हुए शू क्विंग को एहसास हुआ कि यह सिर्फ शुरुआत है। निषिद्ध क्षेत्र में और भी खतरे छुपे हुए हैं और उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। ये एक्सपीरियंस उसे बता रही थी कि सर्वाइवल यहाँ कितनी चैलेंजिंग है। क्रूसिफिक्स और बिग फैटी के साथ भागते हुए उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सार्जेंट थंडर इस फाइट से बच पाएंगे? और अगर नहीं, तो क्या वे तीनों इस डेंजरस रीजन से सेफली बाहर निकल पाएंगे? हवा में अभी भी वुल्व्स की हाउलिंग गूंज रही थी और डिस्टेंस में बैटल की आवाजें आ रही थी। एक्सप्लोजन्स की साउंड्स, मेटल क्लैशिंग की आवाजें और सार्जेंट थंडर के पावरफुल अटैक्स की एकोज। ये सिम्फनी ऑफ वॉर था, ये चैप्टर का अंत था, लेकिन असली एडवेंचर अभी शुरू हुआ था। शू क्विंग को पता था कि ये एक्सपीरियंस उसे फॉरएवर चेंज कर देगी। निषिद्ध क्षेत्र ने उसे अपना पहला लेसन दे दिया था। यहाँ सर्वाइवल सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं, बल्कि सैक्रिफाइस और टीम वर्क से होती है।